जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के अध्याय 18 में चार्ज के विषय पर। और हम लोगों ने धारा 244 तक डिस्कशन कर लिया था। आज धारा 245, 246 और 247, इस अध्याय में बस वही तीन धारा बचे हुए हैं। इसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। और बहुत ही मज़ेदार भी ये धाराएं हैं और साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं, खासकर परीक्षा के पर्पज से और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से। क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में भी इसका क्वेश्चन बनता है और न्यायालय में तो प्रयोग किया ही जाता है। तो आते हैं, अविलंब इसको देखा जाए। धारा 245 का टाइटल है कि वेन अफेंस प्रूव्ड इंक्लूड इन अफेंस चार्ज, जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है। धारा 245 का उपधारा 1 कह रहा है कि वेन ए पर्सन इज चार्ज विथ एन अफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्टिकुलर्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओनली of which constitutes a complete minor offense, and such combination is proved, but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offense though he was not charged with it। जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियां हैं, जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है, किंतु शेष विशिष्टियाँ साबित नहीं होती हैं, तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है, यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। अब इसको समझने की दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि जैसे कई अपराध तो लगाए गए हैं, लेकिन वो अपराध न साबित होकर के कुछ उसमें का छोटा अपराध साबित हो जाता है, भले उस पर आरोप नहीं लगा है। तो ये कह रहा है कि ये उस पर दंडित किया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है, उसको दंड किया जा सकता है। चूँकि यह पार्ट जो ये एक्सप्लेनेशन हम लोग धाराओं के माध्यम से देख रहे हैं, ये चार्ज फ्रेम के बारे में ही है कि किस में चार्ज लगाया गया है, किस में चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। चार्ज नहीं भी लगा है तो क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखा गया कि अगर जो चार्ज नहीं भी लगा है और कोई छोटा मामला उस पर साबित हो रहा है उस अपराध से संबंधित, तो उसको दंडित किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि वेन ए पर्सन इज चार्ज विथ एन अफेंस एंड ए फैक्ट आर प्रूव्ड विच रिड्यूस इट टू ए माइनर अफेंस, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर अफेंस आल्दो ही इज नॉट चार्ज विथ इट। उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया दूसरे उपधारा में कि जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वह छोटे अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है, यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। तीसरा इसका उपधारा कर रहा है कि वेन ए पर्सन इज चार्ज विथ एन अफेंस, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सच अफेंस आल्दो द अटेम्प्ट इज नॉट सेपरेटली चार्ज। किसी अपराध के प्रयत्न के बारे में यदि आरोप सिद्ध हो जाता है, भले वो चार्ज फ्रेम में नहीं लिखा गया है, चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है, तो भी उस अपराध के प्रयत्न के लिए दंडित किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोषित किया जा सकता है, यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक आरोप न लगाया गया हो। चौथा इसका उपधारा करा कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू authorize a conviction of any minor offense where the condition requisite for the initiation of proceedings in respect of that minor offense have not been satisfied। इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोषसिद्धि प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिनमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। जैसे मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट से परमिशन लेने की बात आ जाए, तो वहाँ पे जब तक परमिशन नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसा नहीं है कि उसमें दंडित कर दिया जाएगा। भले ही उसका चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है और वो दंड का भागी बन रहा है सारे एविडेंस को लेकर के, लेकिन अगर जो कोई ऐसी उसमें फॉर्मेलिटी है
तो उस मामले के लिए यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन लागू नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यही है। अब जब ये इलस्ट्रेशन देखेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि ए इज चार्ज अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 316 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 with criminal breach of trust in respect of property entrusted to him as a carrier. It appears that he did commit criminal breach of trust under subsection 2 of section 316 of the Sanhita in respect of the property, but that it was not entrusted to him as a carrier. He may be convicted of criminal breach of trust under the said subsection 2 of section 316. क पर उस संपत्ति के बारे में जो वाहक के नाते उसके पास न्यस्त है आपराधिक न्यास भंग के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 3 के अधीन आरोप लगाया गया है। यह प्रतीत होता है कि उस संपत्ति के बारे में धारा 316 की उपधारा 2 के अधीन उसने आपराधिक न्यास भंग तो किया है, किंतु वह उसे वाहक के रूप में न्यस्त नहीं की थी। तब क्या होगा? तो ये कह रहे कि वह धारा 316 की उपधारा 2 के अधीन आपराधिक न्यास भंग के लिए दोषित किया जा सकेगा। जो अभी हम लोगों ने 2-3 उपधाराओं को देखा है 1 से लेकर 3 तक, उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसका उपधारा दृष्टांत बी कह रहा है कि ए चार्ज अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 117 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 विथ काजिंग ग्रेवियस हर्ट ही प्रूव्स दैट ही एक्टेड on grab and sudden provocation. He may be convicted under subsection 2 of section 122 of that संहिता। ये कह रहा है क पर घोर उपपत्ति कारित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 की उपधारा 2 के अधीन आरोप है, परंतु वह साबित कर देता है कि उसने घोर और आकस्मिक प्रकोपन पर कार्य किया था। वह इस संहिता की धारा 122 की उपधारा 2 के अधीन दोषित किया जा सकेगा। ये बात समझ में आ गई। अब ये अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक व्यक्ति के ऊपर विभिन्न धाराओं को कैसे आरोप लगाया जा सकता है और उसके ऊपर कैसे जो है विचार किया जाएगा और उसका जो है कैसे जो है दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो धारा 246 है, ये कह रहा है कि व्हाट पर्सन में बी चार्ज ज्वाइंटली, माने कई व्यक्तियों को कब एक साथ जो है चार्ज किया जाएगा, माने उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। तो जहाँ कई व्यक्ति मिल करके एक ही अपराध करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए A B C D E F G तक जो है वर्णन किया गया है कि कब किसी एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ चार्ज लगाया जाएगा और उसका ट्रायल किया जाएगा एक साथ। तो ये कह रहा है कि द फॉलोइंग पर्सन में बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर, नेमली, पहला क्या है? पर्सन एक्यूज ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। दूसरा कह रहा है कि पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज ऑफ अबेटमेंट ऑफ आर अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है, इन सभी को एक साथ जो है चार्ज लगाया जा सकता है। सी कह रहा है कि पर्सन एक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस of the same kind within the meaning of section 242 committed by them jointly within the period of 20 month। जैसे हम लोग धारा 242 में देखे हैं कि 1 से लेकर के 5 ऐसे अपराध सीरीज में किए गए हैं एक समव्यवहार में, तो उनको एक साथ उस पर विचारण किया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। तो उसी की बात कर रहा है कि अगर जो कई व्यक्ति मिल करके 1 साल के भीतर अगर सेम ट्रांजेक्शन में अगर जो ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उनके ऊपर एक ही साथ चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। कह रहे वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के भीतर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 242 के अंतर्गत एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है। डी कह रहा है कि पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। मतलब समव्यवहार तो एक है लेकिन अपराध भिन्न भिन्न है। ई कह रहा है कि पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल मिसप्रिपरेशन एंड पर्सन्स एक्यूज ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग और असिस्टिंग इन द डिस्पोजल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी
possession of which is alleged to have been transferred by any such offence committed by the first named person, or of abatement of or attempting to commit any such last named offence। वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिनके अंतर्गत चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी है अभियोग है, और वे व्यक्ति जिन पर ऐसी संपत्ति को जिसका कब्जा प्रथम नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अंतरित किया जाना अभिकथित है, प्राप्त करने या रखे रखने या उसके बेन या छिपाने में सहायता करने या किसी ऐसे अंतिम नामित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है, तो उन व्यक्तियों का भी एक साथ विचारण किया जा सकता है चार्ज फ्रेम करके। इसके बाद कह रहे पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंसेज अंडर सबसेक्शन 2 and 5 of section 317 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 are either of those sections in respect of stolen property, the possession of which has been transferred by one offence। वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिनका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2 और उपधारा 5 के या उन धाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग है, उनका भी एक साथ विचारण किया जा सकता है। इसके बाद कह रहा है कि पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 10 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिलेटिंग टू काउंटरफिट coin and persons accused of any other offence under the said chapter relating to the same coin or of abatement or attempting to commit any such offence and the provisions contained in the former part of the chapter shall so far as may be apply to all such charges। वे व्यक्ति जिन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के अध्याय 10 के अधीन कूटकृत सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है, और वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के संबंध में उस अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध का या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है, और इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के उपबंध सब ऐसे अपराधों को यथाशक्य लागू होंगे। प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर ए नंबर ऑफ पर्सन्स आर चार्ज्ड विथ separate offences and such person do not fall within any of the categories specified in this section, the magistrate or court of session may, if such person by an application in writing so desire, and if he or it is satisfied that such persons would not be prejudicially affected thereby, and it is expedient so to do try all such person together। करे परंतु जहाँ अनेक व्यक्तियों पर पृथक आरोपों का आरोप लगाया गया जाता है और वे व्यक्ति इस धारा में निर्दिष्ट कोटियों में से किसी में नहीं आते हैं, जहाँ वहाँ मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं, और मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उससे ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऐसा करना समीचीन है। क्योंकि इसका एक उदाहरण देखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कोई अपराध किया गया, बाप बेटा मिल करके करते हैं, बाप मेजर है और बेटा माइनर है, तो बट नेचुरल है दोनों पर आरोप तो सेम लगेंगे लेकिन विचारण अलग अलग होगा। बच्चे का जुवेनाइल कोर्ट में होगा, बाप का जो है नॉर्मल कोर्ट में होगा। तो इसका कहने का सेंस यही है यहाँ पर कि ये तो मैंने उदाहरण के रूप में बताया, कई मामलों में जैसे SC/ST एक्ट का मामला है और भी कोई अपराध है तो कहीं ऐसा मामला है तो उसको एक साथ भी ट्रायल किया जा सकता है। अब इसके बाद से कह रहा है कि विथ ड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्ज ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेज। लास्ट इसका धारा है धारा 247, कह रहा है कई अपराधों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। व्हेन ए चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स then one is framed against the same person, and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant or the officer conducting the prosecution may, with the consent of the court, withdraw the remaining charge or charges, or the court of its own accord may stay the inquiry into or trial of such charge or charges, and such withdrawal shall have the effect
of an acquittal on such charges unless the conviction be set aside, in which case the said court, subject to the order of the court setting aside the conviction, may proceed with the inquiry into a trial of the charge or charges so withdrawn। कह रहा है कि जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विरचित किया जाता है जिनमें एक से अधिक शीर्ष हैं, और जब उनमें से एक या अधिक के लिए दोषित कर दी जाती है, तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है, या न्यायालय ऐसे आरोप या आरोप की जांच या विचारण स्वयं प्रेरणा से कर सकता है, और ऐसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोप या आरोपों से दोषमुक्त होगा। किंतु यदि दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाती है तो उक्त न्यायालय दोषसिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोप की जांच या विचारण में आगे कार्रवाई कर सकता है। देखिए, इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो जो चार्ज वापस ले लिया गया है उसमें दोषमुक्त माना जाएगा, लेकिन यदि दोषसिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए, इसके ये कह रहा है कि अगर जो कोई अपील में जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि दोषमुक्त कर दिया जाता है, या किंतु दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाती है, तब यहाँ पे ये कह रहा है कि बाकी का जो आरोप वापस लिया गया है उसको जांच का विषय हो जाएगा, या तो उसका जो है जांच किया जाएगा या विचारण किया जाएगा, जो भी होगा न्यायालय के विवेकाधीन होगा। तो हम लोगों ने इन 3 धाराओं को पढ़ा, 245, 246 और 247 को। इस प्रकार पूरा ये अध्याय 18 चार्ज से संबंधित जो है ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे धारा 144 का, खासकर जो समाज के प्रति और जो है क्या नाम है कि एक जवाबदेह धारा है, जो ऐसे महिलाओं के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए है, ऐसे माता पिता के लिए है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। उस पूरे चैप्टर को हम लोग देखेंगे कि कब उसमें एक्स पार्टी आदेश होता है, कब एक्स पार्टी आदेश को सेट असाइड किया जाता है, और उसमें कब जो है आदेश हो जाता है तो उसका कंप्लायंस किया जाता है। उन सब चीज़ों का हम लोग चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। और मेरे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।